गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आवेश से आगे का टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो आज का जो नया टॉपिक है वो है आवेश का क्वांटीकरण। तो वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात आवेश मूल आवेश ई की भिन्न में नहीं हो सकता। प्रकृति में आवेश प्लस माइनस ई, प्लस माइनस 2 ई, प्लस माइनस 3 आदि संभव है, न कि 0.5 ई, 2.5 ई। भिन्नों में नहीं होना चाहिए, भिन्नों में नहीं हो सकता है। अर्थात आवेश ई का पूर्ण गुणज होता है। कोई भी किसी भी आवेशित वस्तु पे अगर कोई आवेश है तो वो ई का पूर्ण गुणज होगा। आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वैद्युत आवेश का संरक्षण। आपने पढ़ा होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम, तो बिल्कुल सेम वैसे ही ये भी है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या था? ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस एक रूप से उसे दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक वैसे ही वैद्युत आवेश का संरक्षण क्या है? वैद्युत आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु इसका आदान प्रदान किया जा सकता है। यह वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पर। जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, केपलर के लॉ वाले चैप्टर में। केपलर के लॉ वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है, सेम एज बिल्कुल सेम कूलाम का नियम है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था उसमें क्या था? उसमें दो द्रव्यमान होते थे, एक m1 एक m2 ले लिया। यदि इनके बीच की दूरी r है तो इनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता था F, वो क्या होता था? इनके दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के, तो वो अनुक्रमानुपाती, और इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता था। ठीक है, जिससे फॉर्मूला क्या निकल के आता था? एक कांस्टेंट हमने पहले ले लिया, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो ये फॉर्मूला। तो क्या होता था गुरुत्वाकर्षण बल? तो वो होता है दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम ऐसे ही इसके अंदर भी कूलाम का नियम है। वहाँ था गुरुत्वाकर्षण का नियम, यहाँ है कूलाम का नियम। जो ये नियम है ये कूलाम ने दिया, इसलिए इसको कूलाम का नियम कहते हैं। बढ़ते हैं इसमें दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल। ध्यान रखना, आवेश कैसे होने चाहिए? स्थिर और बिंदु के रूप में होने चाहिए। ये नहीं कि बहुत बड़ा स्पेस घेरे हुए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल। और वैद्युत बल क्या होता है? दो तरह का होता है, या तो आकर्षण बल होगा या फिर प्रतिकर्षण बल होगा। तो वैद्युत बल आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ये रे सपोज ये दो आवेश मैंने ले रखे हैं Q1 Q2, इनके बीच जो बल लग रहा होगा इन आवेशों की मात्राओं का गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और उनकी बीच की दूरी r है, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो आते हैं इसी की डेफिनेशन पर। क्या है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसकी दिशा कहाँ है? इनको ज्वाइन कर दो, जोड़ दो, तो इसको मिलाने वाली रेखा की ही दिशा में होगा। अगर समान आवेश है तो प्रतिकर्षण और विपरीत आवेश है तो आकर्षण का बल लगता है हमेशा, ये तो पता ही है आपको। इसकी दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। यदि दो बिंदु आवेश Q1 Q2 परस्पर r दूरी पर स्थित हैं तो उनके बीच लगने वाला बल F, जो परिभाषा थी उसी के अनुसार F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 तथा F अनुक्रमानुपाती 1/r स्क्वायर। अब दोनों को कंबाइन कर देंगे हम। इन दोनों को कंबाइन करने पे क्या आएगा? F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो जब भी प्रोपोर्शनल हटा दें तो वहाँ एक कांस्टेंट आ जाता है, हमने यहाँ k ले लिया स्मॉल k, जहाँ k अनुक्रमानुपाती नियतांक है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी। अब इस k का क्या मान होता है? अब बात करते हैं, यदि दोनों आवेश निर्वात
या वायु में स्थित हैं तो इस k का मान क्या होगा 1/4πε0। यानी जो दोनों आवेश थे, जो हमने आवेश लिए थे, उनके मध्य क्या हो, या तो वायु हो या निर्वात हो। ठीक है, तो k का मान ये होगा 1/4πε0 और इसकी वैल्यू प्रयोगों द्वारा जो आती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसको हम एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। ठीक है, या एप्सिलॉन 0, ठीक है, यहाँ लिख रखा है। तो एप्सिलॉन नॉट निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। ठीक है, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। तो ये जो k का मान आया फॉर्मूले में वापस रख देंगे, तो F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो अब 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। मात्रक हो गया इसका न्यूटन। अब यदि वायु या निर्वात ना होकर कोई भी परावैद्युतांक के परावैद्युतांक वाला कोई माध्यम भरा हुआ है, यदि दोनों आवेशों के मध्य कैपिटल के परावैद्युतांक वाला परावैद्युत उपस्थित है। परावैद्युत का मतलब कुछ अलग, जैसे तेल, मोम, ठीक है, कांच, कागज, इस टाइप के, तो उसका परावैद्युतांक हमने के लिया। तो के की वैल्यू क्या होगी, जो पहले वाला के था, ऊपर वाला पहले वाला के, उसको कैपिटल के से हम डिवाइड कर देंगे, इसको कैपिटल के से डिवाइड कर देंगे, तो ये वाला आ जाएगा। तो स्मॉल के क्या हो जाएगा, तो स्मॉल के हो जाएगा 1/4π कैपिटल के एप्सिलॉन नॉट = 9 × 10⁹ डिवाइड बाय कैपिटल के न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो अब ये नई वैल्यू होगी, पुरानी वाली वैल्यू को हमने कैपिटल के से डिवाइड कर दिया। कब, जब किसी ऐसे माध्यम में आवेश रखे हो जिसका परावैद्युतांक क्या हो, कैपिटल के हो। अब ये कैपिटल के क्या था, आपको पता है, परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, और इसकी एक और चीज, एप्सिलॉन = होता है के एप्सिलॉन नॉट। ये जो वैल्यू थी, ये वाली के एप्सिलॉन, इसको हमने क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं। तो एप्सिलॉन = के एप्सिलॉन नॉट, क्या बोलेंगे इसे, परावैद्युत की वैद्युतशीलता। ठीक है, ये क्या है, परावैद्युत की वैद्युतशीलता। अब ये के का मान, ये वाला के का मान हम वापस फॉर्मूले में रख देंगे। तो यहाँ हमने वापस फॉर्मूले में रख दिया ये, तो ये रखते ही 1/4π के एप्सिलॉन Q1 Q2/r² नया फॉर्मूला बन गया। और इसका मान रखना चाहो तो इसका मान रख देंगे 9 × 10⁹ के Q1 Q2/r²। मात्रक हो गया इसका न्यूटन। ये काफ़ी न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाला है फॉर्मूला। जो कैपिटल के का मान है वायु या निर्वात के लिए हमेशा क्या होता है, 1। आप देखो स्मॉल के का जो मान आया था उसमें कैपिटल के की जगह 1 रख दो तो वो वायु या निर्वात के लिए बन जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अन्य सभी माध्यमों के लिए के का मान क्या होगा, हमेशा 1 से बड़ा होगा। और धातु के लिए क्या होता है, ये इन्फिनिटी। धातु के लिए क्या होता है, अनंत। और जल के लिए इसका इक्यासी होता है। अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है इसका मान। यदि एफ का मान धनात्मक है तो वो कैसा बल होगा, प्रतिकर्षण का बल होगा, यानी सजातीय आवेश होंगे। यदि एफ का मान ऋणात्मक है तो आकर्षण बल होगा, यानी वो कैसे आवेश होंगे, विजातीय होंगे। अभी आपने देखा इसमें फॉर्मूला जो आया था, ये फॉर्मूला, अब इसमें Q1 Q2 के मानों पर डिपेंड कर रहा है। अगर Q1 धनात्मक है, Q2 भी धनात्मक, दोनों धनात्मक है, तो क्या होना चाहिए, प्रतिकर्षण। तो प्लस मान, तो पूरा मान F का क्या आएगा, प्लस का आएगा। और यदि दोनों मान क्या हो, इसके ऋणात्मक हो, तब भी गुणा करके भी प्लस का आएगा। तो यानी F यदि धनात्मक आता है तो दोनों कैसे होंगे, आवेश सजातीय होंगे। और कैसा होगा उनके बीच में, आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, और यदि दोनों विपरीत आवेश है, एक प्लस का एक माइनस का है, या ये पहला वाला माइनस का है दूसरा वाला प्लस का है, तो दोनों की गुणा करते क्या आ जाएगा, चिन्ह इसका माइनस का आ जाएगा। तो बल क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ऋणात्मक बल आने का क्या मतलब होगा, वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, आकर्षित करेंगे तो वो आकर्षण बल होगा। तो ये कैसे आवेश हो जाएंगे, विजातीय आवेश। परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल घट जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा के से डिवाइड कर दें तो वैद्युत बल क्या हो जाएगा, घट जाएगा परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट की बात करें, एप्सिलॉन = क्या होता है, के एप्सिलॉन नॉट, के = एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अब हम के की डेफिनेशन दे सकते हैं। तो क्या है ये के, जो एप्सिलॉन है यानी माध्यम की वैद्युतशीलता है, और ये निर्वात या वायु में वैद्युतशीलता, इनका अनुपात है। अतः परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात या वायु कह सकते हो कि विद्युतशीलता के अनुपात को उस परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, अब हम इसमें बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक है एप्सिलॉन का मान, मात्रक व विमा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो इसका मान कैसे निकालना है, विमा कैसे निकालनी है, और
मात्रक क्या है, ये तीनों चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू जो प्रयोगोद्वार निकाली जाती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये तो फॉर्मूले से ही आ गया था, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें इसका मात्रक निकालना, तो इसको एक तरफ बाकी सब एक तरफ, तो एप्सिलॉन का मान निकालने के लिए इसको उधर लेके बाकी सारा इसके नीचे ले आए, तो 1/4 पाई और ये सारा नीचे आ गया, तो 1/4 पाई 9 × 10⁹ और ये पूरा इसका मात्रक। तो ये एप्सिलॉन नॉट का मान आ गया। इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आती है 8.85 × 10⁻12 और ये सब ऊपर हो जाएंगे क्योंकि ये तो नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो c² डिवाइड बाई इसके नीचे क्या था n मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये क्या होगा डिवाइड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका मात्रक हो गया। तो एप्सिलॉन नॉट का मान, मात्रक, और विमा की बात करते हैं। एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होगी, कूलाम की विमा हम यहाँ लिखी स्क्वायर है तो A2T2, ठीक है। न्यूटन के लिए लिखेंगे और मीटर के लिए लिखेंगे, इसको सॉल्व करके ये वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, M-1 L-3 T4 A2। कभी भी इसके लिए स्क्वायर का की ऐसे वर्डों का यूज़ मत करना, जैसे m की पावर -1 ऐसे यूज़ नहीं करना होता है, सीधे सीधे जैसे लिखा है वैसे वैसे इसको पढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं वैद्युत बल, यानी कूलाम बल भी बोलते हैं हम, वैद्युत बलों को कूलाम बल बोलते हैं। तो उससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने आपको दे रखे थे, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 है मैं आपको इसकी वीडियो की स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी। तो परावैद्युतांक आपको दे रखा है, यानी के दे रखा है, तो जल का परावैद्युतांक के = 81 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हो 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने यहाँ रख रखी है। पूछा क्या है, जल के निरपेक्ष विद्युतशीलता, यानी एप्सिलॉन, जो एप्सिलॉन है उसको निरपेक्ष विद्युतशीलता भी बोलते हैं, तो ये हमें फाइंड करना है। तो एप्सिलॉन = के एप्सिलॉन नॉट हम जानते हैं, पढ़ा अभी, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो बस, के भी पता है हमें, ये भी पता है, इसके मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी, तो आपको दूरी दे रखी है और प्रोटॉन दे रखे हैं। तो प्रोटॉन का मतलब हमें आवेश पता है, उनके बीच की दूरी पता है। अगर इस फॉर्मूले को लगाना होता है वैद्युत बल वाले को, तो उसमें हमें आवेश चाहिए होते हैं और उन दो आवेशों के बीच की दूरी चाहिए होती है। तो प्रोटॉनों पर आवेश ये रहा Q = E, दूसरे प्रोटॉन पर आवेश Q = E। अगर इनके बीच दोनों आवेश कैसे हैं, एक जैसे हैं, तो इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। इनके बीच की दूरी r मान ली, तो प्रोटॉन पर आवेश Q = 1.6 × 10⁻19 और उनके बीच की दूरी r = 4 × 10⁻15 मीटर। तो इनके बीच में जो प्रतिकर्षण बल होगा, फॉर्मूले से सीधे फॉर्मूला लगा दिया, 9 × 10⁹ Q1 Q2, तो यहाँ तो Q है, तो Q × Q अपॉन उनके बीच की दूरी का वर्ग, बीच की दूरी r है, r²। तो वैल्यू रख दो सबकी, बस Q की वैल्यू रख देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करा स्क्वायर हो गया था, तो Q की वैल्यू रख दी, r की वैल्यू रख दी, इसको पूरे को सॉल्व किया, तो ये जो सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगी 14.4 न्यूटन। तो फोर्स है, बल है, तो मात्रक हो जाएगा इसका न्यूटन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक यूरेनियम परमाणु, ये यूरेनियम परमाणु दे रखा है, अल्फा कण उत्सर्जित करता है। इससे क्या हो रहा है, अल्फा कण उत्सर्जित हो रहे हैं। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। यानी इससे बस एक अल्फा कण निकल गया है और निकलने के बाद उन दोनों के मध्य कितना बल लग रहा होगा। अब बात कर रहे हैं परमाणु की, तो ये है 92 लिखा, तो इसमें इतने ही इलेक्ट्रॉन ले लेना और इतने ही इसमें प्रोटॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन 92, प्रोटॉन भी इतने 92। जब इसका विघटन हुआ, 92 प्रोटॉन है, विघटन हुआ, तो इससे क्या होगा, अल्फा कण निकल जाएगा। मान लो अब विघटन यहाँ से हुआ, ये ध्यान रखना, अल्फा बीटा गामा ये जितने भी होते हैं सब नाभिक से ही बाहर निकलते हैं, उत्सर्जित होते हैं। तो ये क्या है, इसका नाभिक और इसके बाहर सारे इलेक्ट्रॉन है। टोटल 92 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मैंने बस कुछ को डॉट से दिखा दिया, सारे तो मैं दिखा नहीं सकता 92, तो इसलिए मैंने कुछ को डॉट से दिखा दिया बस, ठीक है। तो अब इसमें से क्या निकल गया, अल्फा कण। अल्फा कण में क्या होता है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि उस पर कोई आवेश नहीं होता, तो 2 प्रोटॉन इसमें से निकल गए। तो पहले थे 92, तो अब कितने बचे, 90 बचे, इसमें 90। मान लो इनकी बीच की दूरी r है बस, जो कि हमें दे रखी होगी। तो अब ये विघटित परमाणु है जिसमें कितने प्रोटॉन है, 90 प्रोटॉन है, और इस पर कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है। तो इस पर कुल आवेश निकाल लो, अब इस पर भी कुल आवेश निकाल लो। हम इलेक्ट्रॉन को नहीं देखेंगे क्योंकि जो इस पूरे के कारण जो इस पर बल लगेगा वो तभी हम निकाल पाएंगे जब ये बिंदु आवेश होता है। अब ये अलग है,
अलग अलग है। अगर इसके और इसके बीच में बल निकाला जाए तो वो इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश आएगा। इस इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण के बीच में बल निकालना है तो वो इस दिशा में होगा। तो ये सब अलग अलग होंगे, लेकिन हमें नाभिक के और इसके बीच में निकालना है तो इनको मिलाने वाली रेखा की दिशा अनुदिश होगा। तो हम बस यहाँ नाभिक के लिए निकालें, क्योंकि हम बिंदु आवेश को नाभिक को लेके चल रहे हैं। अगर आप पूरा लेके चल रहे होते तो ये इनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तभी लेके करेंगे ऐसा, ठीक है। तो हम इसके नाभिक के लिए लेके चल रहे हैं, तो इसमें प्रोटॉन 90 है और इस पर अल्फा कण पर 2 प्रोटॉन। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, नाभिक पर आवेश कितना हो गया इसके नाभिक पर, तो 90 ई, क्योंकि एक प्रोटॉन का आवेश ई है। वैसे ही इस पर भी निकाल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा 2, एक को Q1 मान ले, क्यों Q2 अल्फा कण पर निकाल लिया हमने। दोनों के बीच की दूरी दे रखी है क्वेश्चन में भी। अब सीधे इनके बीच में बल, अब देखो ये प्लस का है और नाभिक पर भी आवेश कैसा होगा, धनात्मक होगा। तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण, ठीक है। तो अब आते हैं इसी फॉर्मूले पर। बल F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये वैल्यू हमें पता ही है। Q1 Q2 हमने निकाल रखे हैं, ये दोनों वैल्यू पुट कर दी। R इनके बीच की दूरी ये रही, R भी हमने इसमें रख दिया। E की मल्टीप्लाई करना, E², 9 का स्क्वायर था तो 9 2 बार कैंसिल होने हैं, 1 0 और रह जाएगी तो 10 की घात 10 हो गया, ठीक है। तो बाकी चीज़ें ये रही, तो ये मल्टीप्लाई करना और उसको ऊपर पहुंचा देना, प्लस में हो गया, ठीक है। 10 के बाद 30 और इसको पूरा सॉल्व कर लेना। ई की वैल्यू बस आपको रखनी है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ इसको रखते ही और इसको सॉल्व कर लेना। ये वैल्यू सॉल्व होकर 512 न्यूटन आ जाएगी, ठीक है। तो ये सवाल हो जाएगा। कुमार मित्तल की बुक के 25 क्वेश्चन तक जितने भी क्वेश्चन है सारे इसी पैटर्न पर आधारित हैं। फॉर्मूला लगाना है बस, वैद्युत बल का फॉर्मूला। अब क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। क्वेश्चन बाकी सारे जितने भी क्वेश्चन उसी पर आधारित है, मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। पहले इसको देखते हैं, 22 का जो बी पार्ट है वो कैसे करना है, क्योंकि उसमें डायग्राम दे रखा है। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग है, मैं स्क्रीन पर भी क्वेश्चन डाल दूंगा, ठीक है। तो अब इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है संलग्न चित्रों ए व बी में समान रूप से आवेशित 3 कण ए बी व सी दिखाए गए हैं। कैसा आवेश है उन पर, समान आवेश है, ठीक है। तो मान लो जो आवेश है उस पर क्यू के इक्वल है, क्यू ए क्यू बी क्यू सी सबके बराबर आवेश है जो कि क्यू के इक्वल है। आगे पढ़ते हैं। कण ए द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल जो कि दे रखा है, कण ए द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल, क्योंकि दोनों पर समान है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित कर देंगे। तो ए द्वारा बी पे जो बल लगेगा वो इस डायरेक्शन लगेगा, मान लो वो एफ ए बी है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। ये वैल्यू दे रखी है एफ ए बी, यहाँ लिख दिया हमने, एफ ए बी 2 × 10⁻⁶ न्यूटन। प्रत्येक चित्र में ज्ञात कीजिए फर्स्ट कण सी द्वारा, तो 2 चित्र बने हैं, एक तो ए है और एक बी है। हम बी वाला सॉल्व कर रहे हैं, ए वाला आप अपने आप करना। तो फर्स्ट कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल, तो कण सी द्वारा बी पर आरोपित वैद्युत बल, तो ये दोनों भी समान आवेश है तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये नीचे की ओर बल लगेगा, इस पर ऊपर की ओर। तो पूछा सी द्वारा बी पर बल ऊपर लगेगा, सी द्वारा बी पर बल ऊपर, एफ बी सी मान लिया हमने उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो पहले इन दोनों के बीच जो बल था एफ ए बी, वो मान निकालो। एफ ए बी = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए क्यू बी अपॉन इनके बीच की दूरी का वर्ग। तो ये वैल्यू हमने पता है क्यू है, क्यू² मान लिया। और एफ जो आर ए बी है वो भी पता है, उसको ऐसे रहने दे, इसको इक्वेशन 1 मान लो। ऐसे इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा उसको भी निकालेंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो हमसे पूछा था वो है कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित बल, ठीक है। तो वो एफ बी सी = 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बी क्यू सी अपॉन आर बी सी का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देना इनकी, तो ये क्यू² आर बी सी का स्क्वायर, इक्वेशन 2 मान लेना। क्या करना है, ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू हमें पता है, ये नहीं पता है, ठीक है। ये हमें निकालनी है। क्यू पता है, ये आर भी पता है, यहाँ भी क्यू और आर दोनों पता है, सब चीज़ पता है, बस ये चीज़ नहीं पता। तो इन दोनों को हमने डिवाइड कर लिया, क्योंकि वैल्यू रखेंगे तो काफ़ी कुछ हो जाएगा सॉल्व करने से। डिवाइड करने से क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगी वैल्यू। तो हमने इसको डिवाइड किया, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। और क्यू भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी तो वो वैल्यू ये आ जाएगी। तो एफ बी सी अपॉन एफ ए बी = R² ए बी R² बी सी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल ली हमने। ये तीनों वैल्यू हमें पता है, वैल्यू पुट करी और इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे वैल्यू पुट करके, तो ये आ जाएगी 4.5 × 10⁻⁻⁶ न्यूटन। तो ये फर्स्ट पार्ट था। अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में पूछा है कण बी पर नेट बल, कण बी पर कितना नेट बल लगा है। अभी हमने देखा डायग्राम में भी हमने दिखा रखा है कि कण बी पर कितना बल लग रहा है, ठीक है। तो कण बी पर कितना बल लग रहा है, एफ बी सी और एफ ए बी, ठीक है। ये दोनों बल, लेकिन ये
अलग अलग दिशा में हैं, क्योंकि बल तो सदिश राशि है। अगर ये एक ही दिशा में होते तो जोड़ देते, विपरीत दिशा में होते तो घटा देते, लेकिन ये क्या है 90 की दिशा पर है, लंबवत बल है। जब भी लंबवत बल होते हैं तो उन्हें हम पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा सदिश रूप में हम लिख सकते हैं F इजिकल टू, जो परिणामी बल है सदिश रूप में हम लिख सकते हैं इसको, कण बी पर लगने वाला बल F इजिकल टू वेक्टर F इजिकल टू F वेक्टर ए बी वेक्टर F बी सी। तो जो इसका मापांक होगा F इजिकल टू स्क्वायर रूट ऑफ F ए बी का स्क्वायर प्लस F बी सी का स्क्वायर, मॉडुलस का स्क्वायर हो गया यानी। तो इसकी वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू रख दो, दोनों की वैल्यू रखो, इसका स्क्वायर लगाया और इसको सॉल्व कर लिया। ये वैल्यू दोनों में कॉमन है, बाहर ले गए, स्क्वायर था वो हट जाएगा वर्गमूल से। अब इन दोनों को जोड़ दिया, स्क्वायर करके इन दोनों को जोड़ देंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो दोनों, तो जो नेट परिणामी बल लग रहा है बी पर वो हमने निकाल लिया। अब बात आ रही है इसकी दिशा किधर है, क्योंकि अभी हमने दिशा नहीं निकाली। अब बात करते हैं इसकी दिशा किधर है। तो मान लो दो एफ ए बी इस तरफ था और एफ बी सी इस तरफ था, वही डायग्राम ले लिया, इसका परिणामी बल इस दिशा में आ रहा है एफ। तो मान लो ये 36 से थीटा कोण पर है, थीटा ले लिया 36 से कोण, तो ये इस ट्रायंगल में देखो tan थीटा लगाओ, ये बटे ये, यानी एफ बी सी अपॉन एफ ए बी। तो tan थीटा इजिकल टू एफ बी सी अपॉन एफ ए बी। tan थीटा इजिकल टू क्या होता है, लंब बटे आधार, तो वही चीज़ लगाया हमने। तो इसकी वैल्यू पता है, ये भी पता है, दोनों वैल्यू रखी, सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ जाएगी tan थीटा इजिकल टू 2.25। थीटा की वैल्यू निकालो tan इनवर्स 2.25, तो ये एंगल आ जाएगा, यानी 36 से इतने कोण पर ये परिणामी बल लगा हुआ है।